हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं राजकुमारी मीरा की कहानी चैप्टर 71। माही ने कुछ देर अपने सामने खड़े बुजुर्ग वैद्य की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसे अपने पास आने के लिए कह रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद माही वैद्य भीषण की तरफ चली गई। वहीं वैद्य भीषण जी जो मुस्कुराते हुए माही की तरफ देख रहे थे, उसे अपनी तरफ आता देखकर उन्होंने अपने पास खड़े एक शिष्य से इशारा किया, जिसे सुन वह जल्दी से वहां से चला गया। वहीं वैद्य भीषण ने मुस्कुराते हुए माही से कहा, तुम कुंदन राज की वैद्य विशंभर की शिष्य नयनतारा हो ना? वही माही जो वैद्य भीषण की ऐसे अचानक उसके बुलाने से थोड़ी असमंजस में थी, उनके पूछे गए सवालों को सुनकर वह कुछ समय के लिए चुप हो गई। इस समय माही ने जो रूप ले रखा था उसके बारे में माही को सिर्फ थोड़ी बहुत ही जानकारी थी, जिसमें माही को उसका नाम और वह यहाँ किस कार्य से आई थी, बस इतना ही उसके बारे में पता था। उसे नहीं पता था कि यहाँ के गुरु भी इस लड़की को जानते होंगे, जिसे सोच माही थोड़ी परेशानी में आ गई। क्या वह कभी पहले उससे मिले थे या उन्होंने एक दूसरे से कभी बातें की थी? कहीं ऐसा तो नहीं वह उनके संपर्क में हो। वही माही के इन ख्यालों से अनजान वैद्य भीषण जी ने मुस्कुराते हुए माही से कहा, तुम्हारे गुरु का पत्र आज सुबह ही मिला। उन्होंने खास तौर पर तुम्हारा विवरण उस पत्र में किया। वैसे तो मैं पहली बार तुमसे मिल रहा हूँ, पर उन्होंने तुम्हारी पहचान के लिए मुझे यह निशानी भेंट में भेज दी थी, जिसे मैं तुम्हें पहचान पाया हूँ। जिसे सुन माही ने उनके हाथों में इस जलपरी के टोकन को देखा, जो माही को नयनतारा की बॉडी से भी मिला था, जिसे देख माही समझ गई कि जरूर यही वह चीज थी जिस कारण वह इतने ध्यान से माही की तरफ देख रहे थे। माही ने जल्दी से सभी बातों को संभालते हुए अपना सर झुकाते हुए उन्हें प्रणाम किया। आपका धन्यवाद वैद्य भीषण जी, जो आप यहाँ मेरी सहायता के लिए पधारे। जिसे सुन वैद्य भीषण ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे गुरु का मुझ पर एक एहसान था जो अब मैं तुम्हारी सहायता करके उतार सकता हूँ। फिर उन्होंने हंसते हुए माही को अपने साथ अपनी बग्गी में चलकर राजमहल जाने का प्रस्ताव दिया। जिसे सुन माही ने भी ज्यादा ना नुकुर करते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और अपने पास रखा कुछ सामान उठाकर वैद्य भीषण जी के साथ उनकी बग्गी में जा बैठी। वहीं वैद्य भीषण जी ने अपने कुछ शिष्यों को वहां आए कुछ अन्य वैद्यों को भी अच्छी तरह जांच कर उन्हें अपने साथ राजमहल लाने का आदेश दिया। इस समय वैद्य भीषण विश्राम गृह से निकलकर राजमहल की तरफ प्रस्थान कर चुके थे। उनके पीछे 4 और बग्गियां थी, जिनमें लगभग 8 वैद्य उन सभी के साथ आज समुद्र राज्य के राजमहल की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। वही पहली बग्गी में बैठे वैद्य भीषण जी ने माही से चिकित्सा और जहर से संबंधित कई सवाल जवाब किए, जिनका माही ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। जिसे सुन वैद्य भीषण जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने खुश होते हुए माही से कहा, आपके ज्ञान को देखकर हमें आप पर पूर्ण विश्वास हो रहा है कि आप जरूर हमारे राजकुमार और राजकुमारी की उस कठिन बीमारी का इलाज निकाल सकती हैं। आपको शायद पता नहीं कि हमारे राजकुमार और राजकुमारी को एक बहुत ही घातक विषैले जहर ने घेर लिया है, जिसके इलाज के लिए ही यहाँ आप सभी को आमंत्रित किया गया है। अगर किसी भी वैद्य ने उस घातक बीमारी का इलाज निकाल लिया तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उस वेद को वेदों की प्रणाली में सबसे उच्च स्थान दिया जा सकता है। फिर उन्होंने थोड़ा उदास होते हुए आगे कहा, हमें कभी कभी खुद पर शक होता है कि हम इतने काबिल वैद्य हैं, परंतु हम भी उस घातक बीमारी का इलाज नहीं निकाल पा रहे हैं। जिस चीज का हमें बहुत दुख हो रहा है, हमने कभी भी अपने वर्षों के इलाज में ऐसे किसी घातक जहर के बारे में नहीं जाना। जिस चीज के बारे में हमने आपके गुरु से पत्र द्वारा बातें की, जब उन्होंने हमें आपके बारे में बताया कि आप बहुत ही काबिल और होनहार वैद्य हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने गुरु के कहे हुए हर एक शब्द को पूर्ण तरह से अमल करेंगी। वही माही, जिसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतने सीरियस दिखने वाले वैद्य इतनी बातें कर सकते हैं, वह बस पूरे रास्ते उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी। उसे बस इंतजार था कि वह जल्द से जल्द राजमहल पहुँचे और उसका पीछा वैद्य भीषण से छूटे। इसी तरह बातें करते करते वह लोग धीरे धीरे राजमहल की तरफ पहुंचने लगे। वहीं वैद्य भीषण ने माही से इतनी बातें कर ली थी कि माही को भी यह सफर किसी सदियों के सफर के बराबर लग रहा था। कुछ देर बाद इस समय विश्रामशाला में आए सभी वैद्य राजमहल के दरबार में बैठे हुए थे। वहीं माही भी वैद्य भीषण के साथ उनके पास एक स्थान पर बैठी हुई थी,
जो कि वैद्य भीषण ने जिद करके उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा था। माही ने भी उन्हें अपने ऊपर ज़्यादा शक नहीं होने देने के लिए हाँ कर दिया था, इसलिए उसने भी ज़्यादा सवाल जवाब ना करते हुए उन्हीं के पास बैठना सही समझा। यहाँ आए सभी लोगों को अब इंतजार था तो समुद्रराज के राजा चंद्रसेन से भेंट करने की उत्सुकता का। यहाँ आए सभी वैद्यों के चेहरे पर यह साफ नजर आ रहा था कि वे सभी यहाँ राजा चंद्रसेन से मिलने के लिए कितने उत्साहित हैं। कौन व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी पहचान उच्च घरानों में करने के लोगों तक मेल जोल बढ़ाना नहीं चाहेगा, जिससे उसकी स्थिति और वर्चस्व दोनों ही बढ़ सके। ऐसे ही यहाँ आए लोगों के ख्याल थे। कुछ समय के इंतजार के बाद बाहर खड़े दरबार ने राजा के आने का आदेश सभी को दिया, जिसे देख सभी लोग उनके सम्मान करने के लिए वहां खड़े हो गए और तभी दरबार का दरवाजा खुला, जिसमें से राजा चंद्रसेन पधारे। इस समय उनके चेहरे पर रहने वाला तेज और रौनक काफी कम नजर आ रही थी। उनका वजन भी पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुका था और उनकी उम्र जो पहले बहुत कम नजर आती थी, इन कुछ ही दिनों में वह दुगनी होने लगी थी। इस समय वह पहले से भी अधिक वृद्ध और बीमार नजर आ रहे थे। वही माही बहुत ध्यान से राजा चंद्रसेन को देख रही थी। उनकी ऐसी दशा देखकर माही को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी इस व्यक्ति को जितनी सजा मिले वह उतनी कम थी। अभी तो उसके गुनाहों की सजा शुरू हुई थी और इसकी हालत अभी से ही ऐसी हो चुकी थी, जिसे सोच माही मुस्कुरा उठी। वहीं उस समय सभी का ध्यान राजा चंद्रसेन पर था, इसलिए किसी का ध्यान माही पर नहीं गया। पर तभी राजा चंद्रसेन के पीछे आए व्यक्ति को देखकर माही की आंखों में अचानक उलझन नजर आने लगी। तभी अचानक माही के कानों में राजा सोम की आवाज गूंजी। ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है, यह चंद्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र विक्रम चंद्रसेन है, जिसे सुन माही सामने से आते हुए युवक को देखने लगी, जिसकी शक्ल हुबहू राजा चंद्रसेन से मिलती थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति राजा चंद्रसेन का दूसरा रूप है। सामने खड़ा युवक एक 25 साल का सुंदर और अपने पिता के समान सौम्य व्यक्ति नजर आ रहा था, जिसके चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य मुस्कान बनी हुई थी, जिसके साथ वह सभी को प्रणाम किए जा रहा था। जिसे देख वहां सामने खड़े सभी व्यक्तियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति कितना सौम्य और उदार दिल का मालिक है, परंतु उसकी सच्चाई तो राजा सोम ने कुछ समय पहले ही माही को बता दी थी, जिसे सुन माही को इस व्यक्ति से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। चैप्टर 72 राजकुमार विक्रम। माही का ध्यान इस समय राजा चंद्रसेन के पीछे खड़े उनके सबसे बड़े पुत्र विक्रम चंद्रसेन पर था। यह व्यक्ति दिखने में जितना सौम्य और सभ्य नजर आ रहा था, यह उसके उलट अपने बाप से भी ज्यादा क्रूर और गिरा हुआ व्यक्ति था। अब जिसका बाप इतना जहरीला हो, उसकी औलाद से कोई अमृत की उम्मीद कैसे कर सकता है। यही हाल राजा चंद्रसेन के बड़े पुत्र विक्रम सेन का था। राजा सोम के पुत्र और विक्रम सेन, यह दोनों ही मुकुट राजकुमार की पंक्ति में खड़े हुए थे। समुद्र राज के लोगों को अपने मुकुट राजकुमार से ज्यादा राजकुमार विक्रम सेन अधिक पसंद है। वह सभी लोग चाहते थे कि राजकुमार विक्रम ही उनके अगले राजा बने, क्योंकि उनके लिए राजकुमार विक्रम अपने पिता के समान एक बहुत ही सौम्य स्वभाव के और अच्छे राजा हो सकते थे, जो खुद से पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे। यह सारी नीतियां राजा चंद्रसेन की बनाई हुई थी, जिससे वह अपने पुत्र को राजा सोम के पुत्र से श्रेष्ठ बनाकर बिना किसी गड़बड़ के अपने बेटों को ही अगला राजा बना सके। माही चुपचाप इन दोनों बाप बेटे का नाटक देख रही थी, जो अपने चेहरे पर दुनिया जहाँ की लाचारी और दुख दिखाते हुए बड़े सौम्य तरह से मिल रहे थे, जिसे देख माही की भौहें सिकुड़ गई। सच में अगर वह अपनी दुनिया में होती तो इन दोनों बाप बेटे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड जरूर दे देती, क्योंकि जितनी अच्छी एक्टिंग ये दोनों कर लेते हैं, माही को उसे करने में 100 साल लग जाते। कुछ ही समय में राजा चंद्रसेन और राजकुमार विक्रम अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। राजकुमार विक्रम मुकुट राजकुमार की गद्दी पर बैठे हुए थे, जैसे वह बताना चाहते हो कि मैं पहले से ही समुद्र राज के मुकुट राजकुमार हूँ। और शायद यही सच था। बेशक लोगों के सामने तुषार को मुकुट राजकुमार की पदवी दे दी गई थी, पर असल में इसका पूर्ण उपयोग राजा चंद्रसेन का बड़ा पुत्र विक्रम कर रहा था। राजकुमार तुषार को केवल नाम के लिए ही मुकुट राजकुमार की पदवी दी गई थी, बाकी वह इसके किसी भी अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जिसका पता माही को चल चुका था। यहाँ अब धीरे धीरे पूरे राज्यसभा के सारे अधिकारी आ चुके थे।
बस राजकुमार तुषार नहीं थे तो समुद्र राज के होने वाले मुकुट राजकुमार तुषार सेन, जो इस चीज को साफ दर्शाता था कि यह लोग तुषार के साथ किस तरह का बर्ताव उनके साथ करते हैं। अब तक माही भी अपने स्थान पर बैठ चुकी थी। तभी राजा चंद्रसेन ने वहां आए सभी अतिथियों का सम्मान करते हुए उन सभी को यहां आने के लिए धन्यवाद किया। जिसके बाद 2 सिपाही अपने साथ एक बड़ी सी औषधि से भरी मेज उठाकर लेकर आए, जिसे देख वैद्य भीषण ने अपने स्थान में खड़े होते हुए सभी को संबोधित करते हुए अपनी बातें करना शुरू किया। यहाँ आए सभी वैद्यों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। जैसा कि आप सभी इस विशाल औषधि मेज को देख सकते हैं, जिस पर आपको हर प्रकार की औषधियाँ उपलब्ध हैं। जो भी व्यक्ति इनमें से 3 सबसे घातक जहरों को बनाकर उनका एंटीडोट निकाल पाया, वही वैद्य आगे हमारे राजकुमार और राजकुमारी के इलाज में सहायता कर सकता है। यह आप सभी के लिए एक छोटी सी परीक्षा है, जिसे पार कर आप आसानी से हमारी सहायता में सहयोगी बन सकते हैं। वैद्य भीषण की सारी बातें सुनकर वहां आए सभी लोग बहुत ही उत्सुकता के साथ उस विशाल मेज की तरफ देख रहे थे, जिसमें ना जाने कितनी ही अनोखी जड़ी बूटियां और जहरों को रखा गया था। कुछ तो ऐसी भी औषधियाँ थी जिनके बारे में कभी किसी ने सुना ही ना हो। वही माई, जो बहुत ही ध्यान से सामने रखी औषधियों को देख रही थी, उसने वैसे तो इन सभी औषधियों को अपने सामने से नहीं देखा था, परंतु उसके गुरु धनाचार्य जी ने उसे उन औषधियों से संबंधित बहुत सी किताबें भेंट में दी थी, जिसमें इस दुनिया की सभी किताबों का जिक्र किया गया था, जिन्हें पढ़कर ही माही को यहाँ रखे गए लगभग सभी औषधियों के बारे में ज्ञान हो चुका था। कुछ ही समय में सभी वैद्यों को खड़ा कर प्रतियोगिता शुरू करने का आदेश दिया गया, जिसे सुन वहां खड़े सभी नए पुराने वैद्यों ने जल्द से जल्द अपना कार्य करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उन सभी के लिए कई अलग अलग भट्टियों का निर्माण किया गया था, जिसकी सहायता से जहरों को बनाकर उनका एंटीडोट तैयार कर सकते हैं। जिन्हें देख सभी जल्दी जल्दी वहां रखी जड़ी बूटियों में अपनी अपनी जड़ी बूटियों को ढूंढकर उनका इलाज बनाने में लग गए। परंतु माही, जो अभी भी अपने स्थान पर बैठी बस एकटक उन सभी जड़ी बूटियों को देख रही थी, वह अभी तक अपने स्थान से हिली भी नहीं, जिससे अब वहां आए लोगों का ध्यान धीरे धीरे माही की तरफ जाने लगा। वहीं ऊपर बैठे राजा चंद्रसेन और राजकुमार विक्रम, जो नीचे हो रही प्रतियोगिता को ध्यान से देख रहे थे, उन दोनों का ध्यान भी माही की तरफ चला गया। सभी अपनी आंखों में एक उलझन लिए माही की तरफ देख रहे थे कि आखिर वह क्यों अपने स्थान से उठकर कोई औषधि तैयार क्यों नहीं कर रही है। वहीं इन सब से हटकर राजकुमार विक्रम, जिनकी आंखें कब से माही के ऊपर थीं, जिसकी आंखों में हवस और लालसा साफ नजर आ रही थी, वह एकटक अपनी गंदी नजरों से माही को ऊपर से नीचे तक देखते रहे। जो लोग राजकुमार विक्रम को अच्छे प्रकार से जानते थे, वह सभी इस बात को बता सकते हैं कि वह कितने ज्यादा नीच और गिरे हुए व्यक्ति हैं। वह हर रात कई स्त्रियों की इज्जत से खेलते और आखिर में उन सभी को जान से मार देते। राजकुमार विक्रम, जो बाहर के लोगों को जितना सौम्य और एक महान राजा बनने का आदर्श अपने आप में दिखाते थे, असल में उनमें राजा बनने के एक भी गुण मौजूद नहीं थे। परंतु राजा चंद्रसेन इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह संभाल लेते हैं। वह कभी भी अपने बेटे की किसी भी गलती को अपनी प्रजा के सामने नहीं आने देते, जिससे यह बातें कभी प्रजा के सामने नहीं आई कि राजकुमार विक्रम कितने धूर्त और कपटी व्यक्ति हैं। वही राजकुमार विक्रम की पड़ती उन गंदी नजरों को अब माही भी अपने ऊपर महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें उठाकर राजकुमार विक्रम की तरफ देखा। इस समय उसकी आंखें किसी बर्फ के पर्वत के समान ठंडी और खतरनाक नजर आ रही थी, जिन्हें देखकर तो एक पल के लिए राजकुमार विक्रम भी अपने स्थान पर जम गए। उन्होंने कभी इतनी भयानक और खतरनाक आंखें नहीं देखी थी, जिन्होंने दूर से बैठे बैठे ही उनके शरीर में डर की लहर पैदा कर दी थी, जिसे देख उन्होंने तुरंत अपनी नजर माही से फेर ली। कुछ समय पहले तक जहां वो माही को अपनी गंदी नजरों से देख रहे थे, अब वह आंखें अपने आप ही नीचे हो चुकी थी। पता नहीं क्यों, पर माही की वह आंखें बहुत ही डरावनी और खतरनाक नजर आ रही थी, जिससे अब राजकुमार विक्रम के हाथों में पसीना आने लगा था। वहीं कुछ समय राजकुमार विक्रम को देखने के बाद माही अपने स्थान से खड़ी हुई और उसे औषधि की भरी मेज की तरफ आगे बढ़ी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, जिसके साथ अब सभी की नजरें माही पर टिकी हुई थी।
क्योंकि माही अब अकेली व्यक्ति थी जो अपने समय के दिए हुए आधे समय के बाद अपने कार्य पर लगी हुई थी, जिस कारण अब सभी लोगों के मन में यह उत्सुकता थी कि आखिर यह स्त्री क्या करने वाली है। या तो यह बहुत बड़ी बुद्धिमान स्त्री है या बहुत ही बेवकूफ़, जिसे शायद अपनी काबिलियत पर कुछ ज़्यादा ही यकीन है, इसलिए वह यहाँ लोगों के सामने दिखावा करने के लिए इतने समय बीतने के बाद अपने कार्य में लगी है। इसी तरह की बातें धीरे धीरे सभागृह में होने लगी, जो सभी बातें माही के कानों तक भी जा रही थी, परंतु माही को जैसे उनकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही हो। वह बहुत ही शांति और धैर्य से अपने कार्य में लगी। समय बीतने के साथ वहां आए सभी वैद्यों ने अपना कार्य समाप्त किया। शायद माही ही वह आखिरी व्यक्ति बची हुई थी जो बहुत ही शांति से अपने कार्य में लगी हुई थी, जिस कारण अब धीरे धीरे सभी की नजरें माही के ऊपर और गहरी हो गई। अब तो कुछ लोगों ने माही का मजाक बनाना भी शुरू कर दिया था। तुम्हें नहीं लगता यह स्त्री अपनी बुद्धिमानी पर कुछ ज्यादा ही घमंड कर रही है? हम मानते हैं स्त्रियां सुंदर होती हैं और शायद थोड़ी बुद्धिमान भी, पर यह कुछ ज्यादा ही हो गया कि वह अब हम जैसे महान वैद्यों के बीच में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रही है। तभी एक अधिकारी ने थोड़े गुस्से में खड़े होते हुए कहा, महाराज, हमें लगता है आप इस स्त्री के ऊपर अपना कुछ ज्यादा ही कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें लगता है इस स्त्री ने अपनी सुंदरता को ही अपनी बुद्धिमानी समझ लिया है। हमें जल्द से जल्द एक अच्छे वैद्य की तलाश कर अपने राजकुमार और राजकुमारी का इलाज शुरू करवाना है। परंतु इन मोहतरमा को देखकर लगता है कि शायद इन्हें समय बर्बाद करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। वहीं एक अधिकारी को खड़ा होता देख और भी अधिकारी धीरे धीरे उनके पीछे खड़े होते गए। इस समय पूरे राजगृह के सभी लोग अत्यधिक क्रोधित हो रहे थे, जिन्होंने ना जाने कितनी ही बातें माही को अब तक सुना दी थी। परंतु इन सब बातों से दूर माही अभी भी अपने कार्य में लगी हुई थी। उसे वहां खड़े किसी भी व्यक्ति की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने कार्य में लगी रही। वहीं अब धीरे धीरे राजा चंद्रसेन भी अब इतने लोगों की आवाज से परेशान होने लगे थे। उन्होंने एक नजर नीचे बैठे वैद्य भीषण की तरफ देख, जिनकी आंखों में भी इस समय परेशानी की कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही थी, परंतु उसके बाद भी उन्होंने राजा चंद्रसेन को आश्वासन देते हुए उन्हें कुछ समय और धैर्य रखने के लिए कहा। तभी तेज आवाज के साथ 2 औषधि की छोटी छोटी बोतलें सामने रखी और एक छोटे से मेज पर आ गई। वहीं जो लोग अभी तक अपने गुस्से भरी नजरों और जुबान से माही को ताने दिए जा रहे थे, अचानक इस आवाज से वहां के माहौल में शांति छा गई। सभी की नजरें इस समय उस आवाज की दिशा में थी जहां एक मेज पर 2 सफेद पत्थर की बोतलें रखी हुई थी। वहीं जिस स्त्री के बारे में अभी तक सब लोग उल्टी सिल्टी बातें किए जा रहे थे, वह भी शांति से अपने स्थान पर आकर बैठ चुकी थी। तभी वैद्य भीषण जी ने तुरंत आगे बढ़कर अपने अनुयायियों के साथ वहां रखे सभी जहर और उनके उपचार की जांच करना शुरू किया। वहीं वहां आए बहुत से वैद्य अपना सीना चौड़ा कर परिणाम से पहले ही अपने आप को विजेता घोषित कर चुके थे, जिसके साथ उनके सेवकों ने भी उन्हें अभी से ही बधाइयां देना शुरू कर दिया था। वहीं इन सबसे उलट माही बहुत ही शांति से अपने स्थान पर बैठी हुई थी। कुछ समय की जांच पड़ताल के बाद सभी वैद्य आपस में कुछ बातें करके वहां खड़े सभी लोगों की तरफ देखने लगे। अचानक वैद्य भीषण ने कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें सुन वहां खड़े सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। चैप्टर 73 राजकुमार तुषार। जब वैद्य भीषण जी और उनके अनुयायियों ने सभी बनाई गई औषधियों की जांच की तो उनमें से सबसे उत्तम और उच्च औषधि माही द्वारा बनाया गया, जो सभी के लिए बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। जब माही बहुत समय तक अपने स्थान पर बैठी रही, तब वैद्य भीषण जी को भी लगने लगा था कि शायद उन्होंने माही से कुछ ज्यादा उम्मीद लगा ली है। परंतु अब माही के किए गए कार्यों का परिणाम को देखकर वह बहुत अधिक प्रसन्न हुए। अब उन्हें लग रहा था कि उनकी आंखों ने माही को परखने में कोई गलती नहीं की। वह अपनी आंखों में खुशी की एक चमक लिए माही की तरफ पलटे, जो इस समय बहुत ही शांति से उन लोगों की तरफ देख रही थी जो एक दूसरे की तारीफों में लगे हुए थे। अब सभी को परिणाम का इंतजार था। वहाँ बहुत से वेदों को अपनी बनाई गई औषधियों पर इतना ज्यादा विश्वास था कि वह अपना सीना चौड़ा कर अपने परिणामों के लिए खड़े हुए थे। तभी वैद्य भीषण जी ने धीरे से महाराज चंद्रसेन के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुन उन्होंने दूर बैठी माही की तरफ देखा और फिर वैद्य भीषण की तरफ देखकर अपनी पलकें झपका दी।
वहीं इस समय सभी लोग परिणाम की उत्सुकता में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने राजा चंद्रसेन और वैद्य भीषण के बीच की वार्तालाप के बारे में सोचने तक की कोशिश नहीं की। वह सभी इस समय अपनी ही खुशी में गुम थे, क्योंकि यहाँ आए सभी लोग अपने अपने राज्यों में उच्च वैद्यों की पद्धति पर थे। शायद यही कारण था कि उन्हें अपने जीतने पर इतना विश्वास था। तभी राजा चंद्रसेन ने अपने स्थान से खड़े होते हुए एक मुस्कान के साथ वहां आए सभी लोगों से कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यहाँ एक उच्च वैद्य की तलाश में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसका परिणाम भी अब आ चुका है। जिस वैद्य का परिणाम इस परीक्षा में सबसे अव्वल आया है वह है वैद्य विशंबर की शिष्य नयनतारा, जिन्होंने इस परीक्षा में सबसे उच्च परिणाम हासिल किए हैं। उनके द्वारा बनाए गए एंटीडोट बहुत ही खास और अव्वल दर्जे के हैं, जिनका मुकाबला शायद स्वयं वेद भीषण जी भी ना कर पाए, जिसे उन्होंने स्वयं हमसे कहा है। कुछ समय बाद इस समय माही एक बड़े से कक्ष में बैठी सामने खिड़की से चमकते चांद को देख रही थी। इस समय वह समुद्रराज के राजमहल के एक कक्ष में थी, जो उसे राजा चंद्रसेन द्वारा दिया गया था। आज दरबार में जब परिणाम को घोषित किया गया तब वहां पर बहुत हंगामा हुआ। बहुत से लोगों ने इस परिणाम को सही नहीं ठहराया, जिसमें कई लोगों का कहना था कि शायद उनके साथ धोखा हुआ है। यह सब शायद इसलिए हुआ है क्योंकि नयनतारा की वैद्य भीषण से जान पहचान थी। इसी कारण उसने अपनी पहचान का फायदा उठाकर बाकी सभी के हितों को मारा है। बहुत समय की बहस के बाद आखिरकार सभी वैद्यों को जाने के लिए कह दिया गया और माही को उसके लिए तैयार किए गए कक्ष में भेज दिया गया। वहीं वहां आए बाकी सब लोग माही के पीछे उसे खरी खोटी सुनाकर बहुत ही गुस्से में राज दरबार से जा चुके थे। जिन सभी बातों को सोच माही बाहर की तरफ देख रही थी, अचानक माही को कुछ याद आया। बाकी के कार्य में लगे हुए माही इस बीच भूल ही चुकी थी कि वह किस कार्य के लिए यहाँ आई थी, जिसे सोच माही ने जल्दी से अपने वस्त्र बदले और वहां से तुरंत टेलीपोर्ट हो गई। कुछ ही समय में माही एक छोटे से महल के सामने खड़ी थी, जो दिखने में काफी पुराना घर अभी भी ठीक ठाक हालत में नजर आ रहा था। यह छोटा सा राजमहल बड़े राजमहल के पीछे बना हुआ था। यहाँ चारों तरफ सिर्फ शांति और अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। यहाँ ना तो कोई दास थे और ना ही कोई सिपाही। जिस चीज को देखकर माही को ज्यादा अजीब नहीं लगा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जान चुकी थी इस स्थान पर कोई नहीं आने वाला, क्योंकि यह स्थान राजकुमार तुषार का था, जो उस भव्य राजमहल के पीछे बने इस छोटे से स्थान पर रहते थे। लोगों की नजरों में राजकुमार तुषार एक विकलांग और बहुत ही घमंडी व्यक्ति हैं, जो कभी किसी से बात नहीं करते और हमेशा लोगों को परेशान करते रहते हैं। परंतु सच्चाई तो सिर्फ माही ही जानती थी कि यह सब अफवाहें राज्य में किसके द्वारा फैलाई गई हैं। समुद्र राज के लोगों को हमेशा यही दिखाया गया है कि राजकुमार तुषार एक अच्छे राजा बनने के काबिल नहीं है। तभी एक आवाज ने माही से कुछ कहा, जिसे सुन माही ने जल्दी से आसपास चारों तरफ अंदर जाने के लिए जगह ढूंढना शुरू किया। कुछ देर की खोजबीन के बाद माही को पास में एक खिड़की नजर आई, जिसे देख माही उसकी तरफ बढ़ गई, परंतु यह खिड़की बंद थी। वह व्यक्ति अपने आप को इस तरह बंद करके क्यों रखता है? कहीं अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है? इसी तरह की ना जाने कितनी ही आवाजें माही के कानों में आ रही थी, जिस कारण माही ने थोड़े गुस्से भरे स्वर में राजा सोम को चुप रहने के लिए कहा, जिससे ना चाहते हुए भी राजा सोम चुप हो गए। इस समय उन्हें अपने पुत्र की अत्यधिक फिक्र हो रही थी, इसलिए वह बार बार माही से अंदर जाने के लिए बोल रहे थे। कुछ समय के बाद आखिरकार माही ने उस खिड़की को खोल दिया, जिसके खुलते ही अंदर से बहुत ही अजीब गंध माही के पास से गुजरी। क्या यह खून की गंध थी? जिसे सोच माही की आंखें थोड़ी हैरानी से बड़ी हो गई। आखिर यहाँ इतने खून का होना, जिसे सोच माही ने बिना देरी किए उस खिड़की को खोलकर अंदर की तरफ बढ़ी, परंतु चारों तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ था, जिसे देख माही ने अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग कर आसपास अग्नि के छोटे छोटे गोले हवा में तैरा दिए, जिन्होंने कुछ ही पलों में उस अंधेरे से भरी जगह पर सूरज के समान रोशनी फैला दी। अब माही ध्यान से उस स्थान को देख सकती थी, जो बाहर से भी ज्यादा अंदर से बुरी हालत में था। वह हर जगह धूल मट्टी और गंदगी का माहौल बना हुआ था। आसपास पड़ा फर्नीचर भी काफी पुराना और घिसा हुआ लग रहा था, जिसे देख माही को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। पर माही ने अभी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस खून की गंध की तरफ बढ़ी, जो चलते कदमों के साथ और तेज होती जा रही थी। कुछ ही समय में
माही एक कक्ष के सामने आकर रुकी, जिसे देख माही ने जल्दी से उसका दरवाजा खोला तो उसका ध्यान बिस्तर पर पड़े एक 24-25 साल के युवक पर गया, जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके शरीर पर इस समय सिर्फ कुछ ही कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था, जिससे उसके शरीर के ऊपर के घाव आसानी से देखे जा सकते थे। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने हजारों चाकुओं से उसके ऊपर वार किया हो। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजकुमार तुषार थे, जिन्हें देख माही तुरंत उनकी तरफ बढ़ी। माही ने ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से राजकुमार तुषार की नस चेक की कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, परंतु उनकी जीवन नस अभी भी चल रही थी, लेकिन बहुत ही धीमी गति से, जिसे देख माही ने तुरंत अपने पास से एक हरी रंग की गोली निकालकर तुरंत राजकुमार तुषार को खिला दी। जिसके बाद माही ने आसपास के जख्मों को देखना शुरू किया, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था यह जख्म बहुत ही गहरे और बहुत समय पुराने हो चुके हैं। इनका इलाज ही नहीं किया गया था। शायद यही कारण था कि यहाँ चारों तरफ खून की इतनी गंध फैली हुई थी। माही ने तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी से चोट ठीक करने के लिए सामान निकाला और धीरे धीरे उनके शरीर से सारा खून साफ करके अपने पास से कुछ औषधियाँ निकालकर उन्हें पीसकर उनके शरीर पर लगाना शुरू किया। लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार माही ने राजकुमार तुषार को पूरी तरीके से सफ़ेद पट्टियों में बांध दिया, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उनके शरीर का ऐसा कोई हिस्सा ना हो जिस पर कोई घाव ना हो। इस समय माही भी काफ़ी थक चुकी थी। उसका चेहरा पसीने और थकान के कारण लाल हो चुका था। माही ने अपने आसपास बैठने के लिए किसी जगह की तलाश की और कुछ समय विश्राम करने के लिए वहीं बैठ गई। इस समय तक घोर अंधेरा हो चुका था, परंतु माही ने जब राजकुमार के कक्ष के दरवाजे को खोला था तो बाहर से आती रोशनी इस समय कक्ष को देखने लायक बना रही थी। अब माही का ध्यान इस कक्ष पर गया कि यह कितना पुराना और शायद बहुत लंबे समय तक साफ नहीं किया गया है। इसका मतलब यह था कि यहाँ पर शायद कभी कोई व्यक्ति आता ही नहीं था। तब जाकर माही का ध्यान राजकुमार तुषार पर गया था, जिनके चेहरे की रौनक अब धीरे धीरे वापस आ रही थी। राजकुमार तुषार एक दुबले पतले बहुत ही कमजोर युवक नजर आ रहे थे, परंतु उनके चेहरे का आकार और खूबसूरती बिल्कुल उनके पिता राजा सोम की तरह ही खूबसूरत थी। शायद उनकी आंखें भी उन्हीं की तरह नीली होंगी, परंतु कमजोरी के कारण इस समय वह बहुत ही ज्यादा बीमार और कमजोर नजर आ रहे थे। तभी राजा सोम की आवाज माही के कानों में आई, उस अत्याचारी ने मेरे पुत्र की क्या दशा कर दी है। इसकी तो शायद कोई गलती भी नहीं थी, तो किस चीज की सजा वह मेरे पुत्र को दे रहा है। अगर आज इस समय मेरे हाथों में कुछ होता तो मैं स्वयं अपने हाथों से उस कमीने की जान ले लेता। इस समय राजा सोम की आवाज में गुस्सा और लाचारी साफ सुनाई दे रही थी। सो गाइस, इस स्टोरी के जितने भी एपिसोड पॉकेट नॉवल में अपलोडेड हैं, उन सभी का वॉइस ओवर मैंने अब तक कर चुकी हूँ। लेकिन इस स्टोरी की ऑथर ने 20 दिनों पहले इस स्टोरी को अपडेटेड किया था। उसके बाद से कोई भी चैप्टर अभी तक इसका नहीं आया है। इसके बाद इसके चैप्टर तभी आ पाएंगे जब ऑथर इसके चैप्टर को अपलोड करेगा। तो तब तक के लिए आप मेरी दूसरी स्टोरी को सुन सकते हैं। मेरी नई स्टोरी का नाम है सफ़र 16वीं सदी का, और यह स्टोरी एक कंप्लीट स्टोरी है, लेकिन इसके भी ज़्यादा एपिसोड नहीं है, तो ये स्टोरी जल्दी ही ख़त्म भी हो जाएगी। तो आप इस स्टोरी को एंजॉय कर सकते हैं। यह स्टोरी भी बहुत अच्छी है और साथ ही में मैं और भी नई स्टोरी लाने की कोशिश करूँगी।